सो वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन क्लॉज। इसमें टोटल 47 डेफिनेशंस हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगे उनको कवर करेंगे। पहला डेफिनेशन है अबाउट एडवर्टीजमेंट। एज वी ऑल नो दैट टीवी में जो एड्स आते हैं, यूट्यूब पर जो एड्स आते हैं, कई बार न्यूज़पेपर में एड्स निकलते हैं, तो वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द टर्म एडवर्टीजमेंट। बट अगर हम लोग सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कंसिडर करें कि एडवर्टीजमेंट इसके हिसाब से क्या है, तो जब भी हम लोग डेफिनेशन क्लॉज करते हैं, अ वेरी सिंपल अप्रोच इज दैट यू पुट द क्वेश्चन व्हाट and you put the question how, and you also put the question why. How, what and why. अगर आप ये क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टर्म के साथ जोड़ोगे, यू विल गेट द आंसर कि क्या हमें देखना है, rather than cramming all the words, keywords, everything. You don't have to cram everything. आप अगर उसको समझने की कोशिश करोगे तो यू विल बी मेमोराइजिंग इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अब अगर एडवर्टीजमेंट की बात करें तो क्या है एडवर्टीजमेंट? अगर हम क्वेश्चन पूछें व्हाट, तो आंसर निकल के आएगा ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, इंडोर्समेंट और प्रोनाउंसमेंट। ठीक है, यहाँ तक रुक देते हैं अभी। ये 5 कीवर्ड्स हमको दिख रहे हैं अभी: ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, इंडोर्समेंट और प्रोनाउंसमेंट। तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है, वो इन्हीं 5 कैटेगरीज में फॉल करेगा, इतना हमको ध्यान रखना है। देन अगर हम क्वेश्चन पूछें एडवर्टीजमेंट से कि हाउ एन एडवर्टीजमेंट इज मेड, ओके, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा मेड बाय, मीन्स ऑफ। यहाँ पे 8 कीवर्ड्स दिए हुए हैं। अब कोई चीज़ कैसे हो रही है, एडवर्टीजमेंट कैसे बन रहा है, अब ये 8 देखने में बहुत लंबा लग रहा होगा कि याद नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ब्रेक डाउन करेंगे और कैटेगराइज करेंगे। अब कैसे कैटेगराइज करेंगे, लुक, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लाइट एंड साउंड। तो लाइट एंड साउंड हम जानते हैं कि अगर लाइट रहेगी तभी देख पाएंगे, साउंड रहेगा तो सुन पाएंगे, तो इसको एक कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा स्मोक और गैस, ठीक है, देखने में ये भी सिमिलर लग रहे हैं, तो स्मोक और गैस। फिर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब जैसे न्यूज़पेपर है तो इट्स अ प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हम लोग अपने फ़ोन पर देखते हैं, दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि न्यूज़पेपर और डिजिटल न्यूज़ दैट वी रीड, तो उससे दिमाग में रहेगा। एंड अगला कैटेगरी है इंटरनेट और वेबसाइट। तो इंटरनेट और वेबसाइट मोर और लेस एक इंडिविजुअल कैटेगरी बन जा रही है। तो अगर आप यहाँ तक देखोगे कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है, तो हमारे पास 5 कीवर्ड्स हैं जो आपने स्टार्टिंग में देखा कि ऑडियो, विजुअल पब्लिसिटी वगैरह। देन हाउ एन एडवर्टीजमेंट इज मेड बाय मीन्स ऑफ 8 कीवर्ड्स। ये 8 कीवर्ड याद रखने हैं: लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट। यहाँ तक डिफिनेशन हमारी हो गई। फिर लास्ट में कह रहा है कि इट इंक्लूड्स, मतलब इसके अंदर ये चीज़ें भी आती हैं। क्या आती हैं? तो बता रहा है कि नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस और अदर सच डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो नोटिस और सर्कुलर है, ये एक तरह का लग रहा है, इसको अलग करते हैं। फिर लेबल और रैपर, ये भी एक जैसा लग रहा है, इसको अलग लिख देते हैं। लेबल और रैपर, आप स्टोर पे जाते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, उस पर लेबल लगा होता है, उसका रैपर भी होता है, तो इसको एक अलग कैटेगरी में डालते हैं। देन अगला क्या है, इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट्स। इनवॉइस या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें एडवर्टीजमेंट हो सकता, उसमें भी एडवर्टीजमेंट हो सकता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि स्कूल्स के बाहर, कोचिंग्स के बाहर आपको पैम्पलेट्स दिए जाते हैं, तो दैट विल फॉल अंडर अदर डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो डिफिनेशन थी, जो देखने में इतनी लंबी चौड़ी लग रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि याद कैसे करेंगे, जैसे इसको हमने कैटेगराइज कर लिया, अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया, तो ये हमें कॉम्प्रिहेंड ईजिली हो पा रहा है, समझ पा रहे हैं कि हाँ होता क्या है। तो सबसे पहले अगर इसको फिर से रिवाइज करें कि व्हाट इज एडवर्टीजमेंट, तो व्हाट के लिए वी हैव 5 एलिमेंट्स: ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, इंडोर्समेंट और प्रोनाउंसमेंट। ये हमें ध्यान में रखना होगा। देन हाउ द एडवर्टीजमेंट इज मेड, 8 कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, जो कि कैटेगरी हमने बांटी हुई है: लाइट एंड साउंड, स्मोक और गैस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट और वेबसाइट। प्लस इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो एडवर्टीजमेंट के अंदर फॉल करती हैं, जो है नोटिस और सर्कुलर, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड लेबल और रैपर, एंड थर्ड इज इनवॉइस और अदर सच डॉक्यूमेंट्स। तो ये बहुत सिंप्लीफाई वे में हमने एडवर्टीजमेंट को समझ लिया। अब अगर इसको याद करना है कि कैसे
ये हमें याद रहे, तो कैटेगरी वाइज एंड देन उसको लिख लेंगे अगर हम लोग एक दो बार, देन इट विल बी ईजिली फिटेड इन टू द मेमोरी. नाउ मूविंग अहेड, अगला जो डिफिनीशन है दैट इज सेंट्रल अथॉरिटी. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल अथॉरिटी. ऑप्शंस दिए रहेंगे खूब सारे, तो आपको चूज करना रहेगा. तो CCPA इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हो, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. ये जो अथॉरिटी है ये पूरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप समझ लो कि सबसे हायर अथॉरिटी है. मतलब बिफोर सुप्रीम कोर्ट जितनी भी अपील्स जाती हैं CCPA के पास जाती हैं. आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे CCPA क्या है और क्या फंक्शन करता है. इसका जो एलिमेंट है, जो इसका डिफिनीशन या जो इसके बारे में जो बातें की गई हैं वो सेक्शन 10 में की गई हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन इज कंप्लेनेंट. बिफोर वी मूव अहेड इनटू द कंप्लेनेंट पार्ट कि कंप्लेनेंट कौन होता है, जो यहाँ पर जो फोकस करने वाली चीज़ है, कंप्लेनेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 7 टाइप्स के होते हैं. 7 ईजिली याद रख सकते हैं हम लोग, 7 इज अ नंबर. तो अब इन 7 कैटेगरीज में कौन कौन फॉल करेगा. तो कंप्लेनेंट जब हम लोग पहले सोचते हैं कि कौन हो सकता है कंप्लेनेंट, सबसे इजी आंसर आता है, वो आता है कंज्यूमर इटसेल्फ. मतलब जिसने सामान लिया, जैसे मान लो मैंने एप्पल का आईफोन लिया, आईफोन में कुछ प्रॉब्लम है और कंपनी सर्विस सेंटर ने वहाँ पे सही से सर्विस नहीं दी, डिफिशिएंसी दी, तो मैं वहाँ पर जा सकता हूँ. तो इन दैट केस आई एम द कंज्यूमर. उसके बाद अब इसको भी हम लोग ब्रेक कर रहे हैं. वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. अब कंज्यूमर एक हो सकता है या फिर कंज्यूमर्स की एक एसोसिएशन हो सकती है जो किसी लॉ में रजिस्टर्ड हो, किसी एग्जिस्टिंग लॉ जो प्रेजेंट में एक्टिव हो उसमें कोई वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो. तो 7 में से हमने 2 कर लिया, ठीक है, जो कि बहुत ईजिली हम लोग याद कर पाएंगे. अगला है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी ये एक अलग कैटेगरी है, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं. देन फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और आ गया, ये हमारा पहले वाले में ही फॉल कर जाएगा. इसको याद रखने के लिए वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट. अब कंज्यूमर एक हो सकता है, कंज्यूमर की एसोसिएशन हो सकती है, या फिर एक से ज़्यादा कंज्यूमर जिनका सेम इंटरेस्ट हो. तो ये तीनों को हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं. देन जो दूसरा है जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी. सेंट्रल अथॉरिटी हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स लॉ में ऐसी कोई अथॉरिटी बनाई गई हो जिसकी पावर्स सेंटर द्वारा गवर्न होती हों, तो ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी भी आ जाती है. ये 5 कैटेगरीज हो गई. फिर अगला क्या है, LRs. ठीक है, सिर्फ हम लोग कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे. तो LR मीन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव. किसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो कंज्यूमर का ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा. अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई तो उसके लीगल एयर्स या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो ये हो सकते हैं. देन अगला, अगर कंज्यूमर माइनर निकला तो माइनर होने पर उसके पेरेंट्स और गार्जियन. तो यहाँ पे आप देखोगे ये 7 कैटेगरीज जो हैं कंप्लेनेंट की वो हमने याद कर ली. ठीक है, अगर फर्स्ट कैटेगरी वाइज में देखूँ तो पहला कैटेगरी है कंज्यूमर, कंज्यूमर की एसोसिएशन या एक से ज़्यादा कंज्यूमर जिनके कॉमन इंटरेस्ट हो. ये 3 हो गए. देन बाकी 2 कौन से हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी. 5 हो गए. देन 2 और हैं स्पेशल केसेस के, कि अगर कंज्यूमर हमारा माइनर है तो माइनर के केस में कौन आता है, तो पेरेंट्स एंड गार्जियंस आते हैं. ये कॉमन सेंस है, मतलब अगर आपने लॉ पढ़ा होगा तो आपको एक कॉमन सेंसिकल आइडिया होगा कि माइनर होने पर कौन माइनर को रिप्रेजेंट करता है. देन अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो कंज्यूमर के लीगल एयर्स या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स LR. तो ये 7 कैटेगरीज ऑफ कंप्लेनेंट हमने कर लिया. देन मूविंग अहेड विद द फर्दर डेफिनेशन, कंप्लेंट. अब कंप्लेनेंट मतलब कंप्लेन करने वाला, और कंप्लेंट क्या होती है, व्हाट विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग कंप्लेंट इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अब इस डेफिनेशन को अगर हम लोग ब्रेक करें, जैसे स्टार्टिंग में हमने किया था व्हाट एंड हाउ करके, तो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट होगा कि व्हाट इज अ कंप्लेंट, तो आंसर हमें मिलेगा कि कंप्लेंट इज एन एलिगेशन. ठीक है, अभी आगे नहीं जाना, सिर्फ एलिगेशन पे फोकस करेंगे. अगर हम सिंपली अपने दिमाग में रखें कि व्हाट इज अ कंप्लेंट, तो कंप्लेंट इज एन एलिगेशन, सिंपल. नाउ दैट एलिगेशन, उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे बनता है, तो फिर आंसर हमको मिलता है कि दैट एलिगेशन इज इन राइटिंग एंड इट इज मेड बाय द कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस एक्ट. ठीक, तो ये कंप्लेंट का पूरा डिफिनेशन है. तो क्या है कंप्लेंट, सबसे पहले कंप्लेंट इज एन एलिगेशन. हाउ इट इज मेड इन राइटिंग. बाय whom it is made by complainant, easy. और why it is made, to get any relief
अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सिंपल। अगर इन क्वेश्चंस को, व्हाट क्वेश्चंस को अगर आप पुट करोगे और अपने डिफिनेशन क्लॉज में रिलेट करोगे, देन ईजिली यू कैन रिमेंबर कि टर्म्स की डिफिनेशन कैसे होती हैं। अगर आप इसको कोशिश करोगे मेमोराइज करने की, देन इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। नाउ अब कंप्लेनेंट जो कंप्लेंट कर रहा है वो कंप्लेंट किस नेचर की हो रही है या फिर वो कंप्लेंट क्यों हो रही है। तो यहाँ पर कंप्लेंट के लिए 7 एरियाज हैं कि वाई अ कंप्लेंट इज बीइंग मेड। सबसे पहला जो एरिया है वो है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अभी इन टर्म्स में जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ हमको याद रखना है कि कंप्लेंट अगर हो रही है तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इन टर्म्स को बस ध्यान में रखना है कि कंप्लेंट अगर होती है तो ये 1, 2, 3 इन कैटेगरीज में फॉल करेगी। देन उसके बाद है कि गुड्स ब्रॉट बाय हिम और एग्री टू बी बॉट बाय हिम सफर फ्रॉम 1 or more डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स इन गुड, ठीक है, डिफेक्ट्स और डिफेक्ट्स इन गुड। सिंपल। सर्विसेज hired or availed or agreed to be hired or availed by him suffer from any deficiency। तो deficiency in services, ये पूरा याद नहीं करना, सिर्फ इस पे फोकस करना, कीवर्ड्स पे। डिफेक्ट्स इन गुड्स, deficiency in services और unfair contract, unfair trade practice और restrictive trade practice। यहाँ तक क्लियर होगा। देन उसके बाद अगर कोई ट्रेडर है या सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके केस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर जो आपको गुड्स में डील कर रहा है और सर्विस प्रोवाइडर जिससे आप कोई सर्विस ले रहे हो, कोई कंसल्टेशन है या किसी भी प्रकार की सर्विस जो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी कंज्यूम कर रहे हो। तो यहाँ पर प्राइस की बात कर रहा है। द फोकस एरिया इज अपॉन द प्राइस, कि उसने जो प्राइस चार्ज किया दैट इज एक्सेस ऑफ द प्राइस। एंड हाउ इट इज एक्सेस ऑफ द प्राइस, तो किसी लॉ में वो फिक्स था और उससे वो ज़्यादा था प्राइस, मतलब जो उसने चार्ज किया वो लॉ में दिए गए प्राइस से एक्सेसिव था। दूसरा है कि डिस्प्लेड ऑन द गुड्स और एनी पैकेज कंटेनिंग सच गुड, मतलब उसने जो प्राइसेस चार्ज किया आपसे वो या तो लॉ को वायलेट करते हैं या फिर वो डिस्प्ले को, जिस डिस्प्ले गुड्स पे जो डिस्प्ले में प्राइस दिए गए हैं उससे वो एक्सेसिव हैं, या फिर प्राइस लिस्ट में अगर कोई डिस्प्ले था, गुड्स के प्राइस लिस्ट पे अगर कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन था, वहाँ उसके कंपैरिजन में अगर उसने एक्स्ट्रा चार्ज किया है तो उस केस में। और लास्टली अगर पार्टीज़ ने एग्री किया और एग्री करने के बाद उसने एक्सेसिव चार्ज किया तो वहाँ पर आप ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो प्राइस एक्सेस कब होती है? 4 कैटेगरीज में प्राइस एक्सेस होती है। पहला, जो लॉ के द्वारा फिक्स हो। दूसरा, जो गुड्स पे डिस्प्ले किया गया है वहाँ पर प्राइस अगर उसके कंपैरिजन में प्राइस अगर एक्सेस ले ले ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर तब। तीसरा, अगर किसी प्राइस लिस्ट में दिया गया, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो और प्राइस लिस्ट में कुछ पर्टिकुलर आइटम का मेन्यू में दिया गया है ये प्राइस रहेगा और आपके सर्विस प्रोवाइडर ने, ट्रेडर ने उससे ज़्यादा प्राइस आपसे चार्ज कर लिया तो उस केस में। एंड लास्टली कि अगर पार्टीज़ में एग्री किया था, पार्टीज़ ने अगर आपस में एग्री किया था कि इस पर्टिकुलर रेट पे हम लोग सामान लेंगे बट उसने फिर उससे ज़्यादा चार्ज कर लिया, तो इस केस में आपका कंप्लेंट बनता है ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर पर। और बाकी 2 कैटेगरीज हैं कि ऐसे गुड्स विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी, अगर वो पब्लिक यूज़ में जाएंगे। और अगला है तो गुड्स या सर्विसेज जो हजार्डस हैं, हजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ पब्लिक, तो उसी में इंक्लूडेड है। बस इतना याद रखना है कि गुड्स या सर्विस हजार्डस टू लाइफ हैं। ये 2 कैटेगरीज हो गई। प्राइस के बारे में बात हो गई। देन गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात हो गई कि उसमें गुड्स एंड सर्विसेज में अगर कोई डिफेक्ट या डिफिशिएंसी है। एंड देन 3 टर्म्स हैं, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। लास्ट में प्रोडक्ट लाइबिलिटी का कोई क्लेम है। तो अगर कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी होती है, तो वहाँ पर अगर कोई क्लेम आता है तो उसके लिए, उसके रिगार्ड में अगर कोई इशू अराइज हो रहा है तब हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये 7 कैटेगरीज आई होप क्लियर हो जाएंगी। फिर से देखते हैं इसको। कंप्लेंट क्या होता है? इट्स एन एलिगेशन मेड इन राइटिंग बाय द कंप्लेनेंट टू अवेल एनी रिलीफ अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी सिंपली पुट। देन कंप्लेंट किस रिगार्ड में कर सकते हैं? तो पहला है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। देन और क्या क्या चीज़ें हैं? तो
डेफिशिएंसी हो गुड्स या सर्विसेज में, डिफेक्ट हो गुड्स या सर्विसेज में, वो गुड्स या सर्विसेज हजार्डस हो लाइफ के लिए, या फिर प्राइस एक्सेसिव लिया गया हो। प्राइस एक्सेसिव कैसे ले सकते हैं? तो 4 तरीके से। प्रोडक्ट के डिस्प्ले पे जो प्राइस है उससे ज़्यादा लिया गया, प्रोडक्ट के प्राइस लिस्ट में जो मेंशन किया गया है कॉस्ट उससे ज़्यादा लिया गया, पार्टीज़ ने जितना एग्री किया था उससे ज़्यादा लिया गया, या फिर अगर किसी लॉ में फिक्स थी प्राइस उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा अगर सर्विस प्रोवाइडर या ट्रेडर ने चार्ज किया। और लास्टली प्रोडक्ट लाइबिलिटी पे अगर कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, तो उसके केस में उस रिस्पेक्ट में एक कंप्लेंट फाइल हो सकती है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑफ कंज्यूमर। हु विल बी अ कंज्यूमर? तो इतने बड़े पैराग्राफ में दिया हुआ है, सिंपली करना है अ पर्सन। कंज्यूमर कौन है? तो अ पर्सन, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन, सिंपल। हायर्स और अवेल्स सर्विस फॉर एनी कंसिडरेशन, मतलब गुड्स या सर्विसेज को अगर कोई इंसान ले रहा है किसी प्राइस पर, यहाँ पर प्राइस वो कंसिडरेशन है, तो वो कंज्यूमर के अंडर फॉल करेगा। अब ये जो डिटेल्स दिए गए हैं इसमें जाने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर में होता कौन है और कंज्यूमर में कौन नहीं होता है। हु डजंट फॉल अंडर कंज्यूमर? तो अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पस। अब जिसका इंटेंशन है रीसेल करने का या कमर्शियल पर्पस के लिए उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का, वो कंज्यूमर में फॉल नहीं करेगा, ये दिया गया है। बाकी चीज़ों को आप रीड कर सकते हो, बट फोकस में आपको सिर्फ ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कंज्यूमर में कौन फॉल करेगा, कौन फॉल नहीं करेगा। एंड देन अगेन जब सर्विसेज की बात होती है कि कंज्यूमर ने अगर किसी सर्विस को अवेल किया है फॉर अ प्राइस, फॉर अ कंसिडरेशन, तो उसमें कौन नहीं इंक्लूड होगा? तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि इट विल नॉट इंक्लूड सच पर्सन हु हैज़ अवेल्ड दैट सर्विस फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। नाउ ये डिफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई कंज्यूमर की। अब कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट है। कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या होता है या कमर्शियल पर्पस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कमर्शियल पर्पस में जो यूज़ किया गया टर्म यहाँ पे बोलता है कि कमर्शियल पर्पस जो भी सेंस में हम समझते हैं कि इससे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, उसमें वो चीज़ नहीं आएगी जिससे अगर किसी पर्सन ने सर्विसेज या गुड्स लिए हैं एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर कोई इंसान है जिसने किसी गुड्स या सर्विसेज को लिया है फॉर अ कंसिडरेशन, और अगर उसको सिर्फ इसी पर्पज से वो यूज़ कर रहा है जिससे उसकी लाइवलीहुड चले और जिससे उसको एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहा है, तो उस केस में दैट कैटेगरी विल नॉट फॉल अंडर कमर्शियल पर्पस। ये सिंपली बस हमको दिमाग में रखना होगा। और यहाँ पर जो अगला टर्म है बाइज एनी गुड्स और हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज, इसके बारे में बात कर रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट है कि इसके अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स सारे होंगे, मतलब जो हम लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, आईएफएससी जो बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनमें ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। बाइज एनी गुड्स या हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज में ये चीज़ें भी इंक्लूड होंगी। इसमें एक टर्म और यूज़ किया गया है डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो कई बार प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली हम लोग बाय नहीं करते हैं, थ्रू अ रेफरेंस बाय करते हैं या थ्रू अ थर्ड पर्सन बाय करते हैं। कई बार देयर इज़ अ नेटवर्क जिससे हम लोग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अवेल करते हैं, तो उसमें भी ये फॉल करेगा। मतलब अगर आप खरीद रहे हो तो चाहे आप प्रोडक्ट को डायरेक्टली किसी सेलर से खरीदो या फिर मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू खरीदो, तब भी वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। तो दिस इज जस्ट टू कीप इट इन माइंड कि ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। नाउ अगला डिफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट। कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है? एक मिनट, हाँ। कंज्यूमर डिस्प्यूट मीन्स अ डिस्प्यूट वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom a complaint has been made denies the dispute. नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंज्यूमर डिस्प्यूट। कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है? तो यहाँ पर बहुत सिंपली कहा गया है कि जिसकी अगेंस्ट कंप्लेन की गई है वो इंसान अगर ये बोलता है कि नहीं मैं इस कंप्लेंट को नहीं मानता, या फिर उसकी अगेंस्ट लड़ता है, डिनाइज और डिस्प्यूट्स द एलिगेशंस, मतलब आपने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया, उसने उस एलिगेशन को इनकार किया कि ये एलिगेशन सही नहीं है, या फिर उस एलिगेशन के अगेंस्ट उसने फाइट किया कंज्यूमर फोरम में ऑफकोर्स, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है जो कि ध्यान में रखनी है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं?
यहाँ पर 6 कैटेगरीज हैं कंज्यूमर राइट्स की जो हम लोग देख सकते हैं। इन 6 राइट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर हम लोग याद करें इसको सिंपल कीवर्ड्स में, प्रोटेक्ट, इन्फॉर्म, अश्योरेंस, हियरिंग, रिड्रेसल, अवेयरनेस। पूरे टेक्स्ट पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। तो प्रोटेक्शन, इन्फॉर्मेशन, एश्योरेंस, हियरिंग, रिड्रेसल एंड अवेयरनेस सिंपली याद हो जाएगा। कंज्यूमर राइट्स के अंदर ये 6 कैटेगरीज फॉल करती हैं। फिर डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या होता है सर? डिफेक्ट क्या होता है? तो इट्स अ फॉल्ट, इम्परफेक्शन और शॉर्टकमिंग। सिर्फ इतना ध्यान रखना है अभी कि डिफेक्ट होता क्या है। तो इट्स अ फॉल्ट, इम्परफेक्शन और शॉर्टकमिंग। किस चीज़ में ये चीज़ होती है? फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग किस में होती है? तो क्वालिटी और क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी और स्टैंडर्ड। ठीक है, इन चीज़ों में अगर वो मेंटेन करने को कहा गया था और अगर वो नहीं किया जा रहा है मेंटेन, तो उसको हम लोग डिफेक्ट की कैटेगरी में काउंट करेंगे। अब ये यहाँ पर लॉ इन्फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इन चीज़ों के बारे में बोल रहा है, लेकिन जो फोकस करने वाली चीज़ है वो सिर्फ है कि डिफेक्ट होता क्या है। इट्स अ फॉल्ट, इम्परफेक्शन और शॉर्टकमिंग। किस कैटेगरी में, किस रेफरेंस में? क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी और स्टैंडर्ड। ये कीवर्ड्स को ध्यान रखना ज़रूरी है और इससे हम लोग समझ पाएंगे कि डिफेक्ट होता क्या है। उसी तरह डेफिशिएंसी की बात करें कि डेफिशिएंसी में क्या चीज़ें होती हैं, तो डेफिशिएंसी में भी सेम चीज़, फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करोगे डिफेक्ट में इनएडवोकेसी नहीं थी और यहाँ पर इनएडवोकेसी भी है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी हम लोग जैसे बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये डिजीज़ हो गया। विटामिन ए कम होने से, डेफिशिएंट होने से आई ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसी तरह यहाँ पे डेफिशिएंसी को बोला गया है इनएडवोकेसी, मतलब इनएडवोकेसी भी है, मतलब फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग, FIS अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ FIS, तो FIS है, साथ साथ में इनएडवोकेसी भी है। किन चीज़ों में है? तो क्वालिटी, अब यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं किया है, क्वालिटी, नेचर, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, इन चीज़ों में। तो बेसिकली क्यों क्वांटिटी की बात नहीं किया है? अगर आप देखोगे तो डिफेक्ट जो होता है वो गुड्स में होता है और डेफिशिएंसी जो होती है वो सर्विस में होती है। तो अगर आप गुड्स को इमेजिन करो कि गुड्स के अंदर क्या हो सकता है, तो FIS मीन्स फॉल्ट, इम्परफेक्शन और शॉर्टकमिंग। किन एरियाज में? तो क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी और स्टैंडर्ड। अगर हमारे पास कोई गुड्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल चीनी है, तो चीनी की क्वालिटी कैसी है, उसका क्वांटिटी कितना है, कितना वो पोटेंट है, कितना वो प्योर है, किस स्टैंडर्ड का है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे उसको चेक करने के लिए। और अगर हमने सर्विस ली है, किसी लॉयर की सर्विस ली, लॉयर तो चलो लॉयर नहीं, कंसल्टेंसी में अगर हमने गए किसी कंपनी में और कंसल्ट किया फॉर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर हम देखेंगे कि वो कैसा क्वालिटी दे रहे हैं, किस नेचर की उनकी सर्विस है और उन्होंने परफॉर्म कैसा किया। तो अगर आप इन एरियाज़ को देखोगे बाय कंपेयरिंग कि कैसे चीज़ें बैठ रही हैं, तब दिमाग में वो आपके ईजिली आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे कि फॉल्ट, इम्परफेक्शन और शॉर्टकमिंग और इनएडवोकेसी। इनएडवोकेसी मतलब कम, जितना आपने सोचा था, आपको बोला गया था कि 1 घंटे के लिए आपको कंसल्टेंसी दी जाएगी, बट वो 20 मिनट्स में ही रैप अप कर दिया, तो वहाँ पे इनएडवोकेट कम पड़ गया। जो आपको कंसल्टेंसी मिली, जो आपने कंसल्ट किया, उसकी क्वालिटी उस तरह की नहीं थी, आपको बहुत ही बज़वर्ड्स बोल करके बस रफा दफा कर दिया, या उसका नेचर अच्छा नहीं था, जिस पर्टिकुलर वे में कहा गया था उस वे में नहीं बताया गया, या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, वो जो है आपको बोला गया था कि ऑफलाइन इन पर्सन होगा, लेकिन वो ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू हो गया। तो इन चीज़ों में ये डेफिशिएंसी आती है। तो डिफेक्ट और डेफिशिएंसी 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हो गए। फिर अगला जो है सीधे हम लोग आएंगे ई कॉमर्स पे। ई कॉमर्स इज सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये तो हम जानते ही हैं, बाइंग एंड सेलिंग है। कॉमर्स में तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है, लेकिन इसके साथ साथ जो एडिशनल चीज़ है वो है विच इंक्लूड्स डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, दिस इज अ कीवर्ड विच यू नीड टू रिमेंबर कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, लेकिन साथ साथ में वो उन चीज़ों को भी इंक्लूड करता है। कैसे चीज़ों को, कैसे प्रोडक्ट्स को? डिजिटल प्रोडक्ट्स को। कहाँ पर? डिजिटल नेटवर्क पर। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इज़ द सेम वर्ड, जस्ट यूज्ड इंटरचेंजेबली, तो ये भी इसमें फॉल करेगा।
ई कॉमर्स हो गया. देन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हु इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर? तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर मीन्स अ पर्सन. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर ESP हम लोग कह सकते हैं उसको. ESP इज़ अ पर्सन जो देता है टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस to enable a product seller to engage in advertising or selling goods or services to a consumer and includes any online marketplace or online auction sites. मतलब है यहाँ पर इसका कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर एक प्लेटफॉर्म की तरह आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि एक पर्सन या एक प्लेटफॉर्म है जो आपको वो टेक्नोलॉजी, वो प्रोसेस दे रहा है. फॉर एग्जांपल अमेजन, जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हो या उसका एडवर्टीजमेंट कर पा रहे हो, किसी कंज्यूमर को वो बेच पा रहे हो. और इस इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर में आपका ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी आएगा या फिर ऑनलाइन ऑक्शन साइट भी आएगी. तो अगर इसके फोकस एरियाज़ को अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, इसके फोकस एरियाज़ को देखोगे तो ESP, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, मीन्स अ पर्सन. ओके, समवन हु गिव्स यू टेक और प्रोसेस. ठीक, वाई ही विल गिव यू टेक और प्रोसेस? तो इट्स कॉमन सेंस कि वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को आप अवेल करने के लिए, बेचने के लिए. बट इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी इंक्लूड होता है और ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स भी इंक्लूड होती हैं. तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ESP इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर में क्या इंक्लूड होता है, तो यू कैन से पर्सन इंक्लूड होता है. बट क्या उसमें ऑनलाइन ऑक्शन साइट इंक्लूड्स होती हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस इंक्लूड होते हैं? तो यस, ये फोकस एरिया है कि ये भी इंक्लूड होता है. देन जो नेक्स्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ गुड्स, नंबर 21, सेक्शन 2 क्लॉज 21. गुड्स किसको कहेंगे? तो गुड्स में यहाँ पे एक अलग से दिया गया डेफिनेशन कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. सबसे पहले इसको दिमाग में रखेंगे कि हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो मूव कर सकती है, जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह से मूव कर सकते हैं, दैट विल फॉल अंडर गुड्स. और उसके साथ साथ ये बोल रहा है कि एडिशनली गुड्स के अंदर फूड भी इंक्लूड होगा. ठीक है, अब कॉमन सेंस में देखेंगे तो फूड को भी हम लोग मूव कर सकते हैं, बट यहाँ पे फूड उस फूड को बता रहा है जिसकी डिफिनेशन दी गई है सेक्शन 3 सब क्लॉज L, सेक्शन 3 सब सेक्शन L सब सेक्शन J में. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006. तो सेक्शन 3 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में फूड को भी इंक्लूड किया जाएगा. तो यहाँ से भी एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि डज फूड इज इंक्लूडेड इन गुड्स? तो आंसर विल बी यस, गुड्स हो गया. देन जो अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज़ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट. ठीक है, ये बहुत बार हम लोग देखेंगे एक्ट में कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट किसको कहा जाता है. तो यहाँ पे जो कीवर्ड याद रखने की ज़रूरत है वो है फॉल्स. ठीक है, मिसलीडिंग तभी होगा जब वो फॉल्स होगा. 4 कैटेगरीज दी गई हैं. ठीक है, पहले मैं बताता हूँ कि क्या क्या है. फॉल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, फॉल्स गारंटी, डिलिबरेटली कंसीलिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और रिप्रेजेंटेशन इन सच अ वे दैट इट कॉजेज अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. अब इसको बेयर एक्ट में देखेंगे. ऑफ अ प्रोडक्ट, फॉल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ पहला. दूसरा है फॉल्स गारंटी. ठीक, सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे. देन कंसीलिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डेलिबरेटली कंसीलिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी ऐसे इन्फॉर्मेशन को जो बताना चाहिए था उसको छुपा दिया. और ऐसा रिप्रेजेंटेशन शो करना, ऐसा रिप्रेजेंटेशन की वजह से या जिससे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो सकती है, जिसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा. दिस विल फॉल अंडर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट. मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में 4 कैटेगरीज हो जाएंगी. पहला हो जाएगा फॉल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, फॉल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, फॉल्स गारंटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, देन रिप्रेजेंटेशन इन सच अ वे दैट इट कॉजेज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, एंड लास्टली डेलिब्रेट कंसीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएंगी. मतलब अगर आप कुछ बेच रहे हो, बेचने पर अगर आप उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ गलत बता देते हो या ऐसी चीज़ बताते हो जो आपको बतानी चाहिए थी, ऐसी चीज़ नहीं बताते हो जो आपको बतानी चाहिए थी, तब उस कैटेगरी में आपका मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट फॉल करेगा. देन पर्सन का भी एक डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ अ पर्सन एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. मोस्ट ऑफ द बेयर एक्ट्स अगर आप देखोगे तो पर्सन के बारे में ये डिफिनेशन दी रहती है, जिसमें इंडिविजुअल तो आता ही है, साथ में फर्म भी आती है, HUF भी आती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आती है. या पर्सन में एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. या फिर कॉरपोरेशन, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल,
और आर्टिफिशियल और जुरिस्टिक पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉज, मतलब जो भी ऊपर के सब क्लॉजेज में नहीं फॉल कर रहा है वो भी पर्सन की डिफिनेशन में आएगा। तो पर्सन की डिफिनेशन में टोटल 7 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले अगर हम पर्सन को देखें कि हु इज़ अ पर्सन, तो पर्सन कैन बी एन इंडिविजुअल, करेक्ट। अ पर्सन कैन बी अ फर्म, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर्सन के साथ साथ एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, विच इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। इट कैन बी अ कंपनी, कॉर्पोरेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और इट कैन बी आर्टिफिशियल और जुरिडिकल पर्सन। तो ये 7 कैटेगरीज हैं पर्सन की जो याद रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। Product liability action, when a product liability action will arise when a complaint is filed by a person before a district commission, state commission or national commission for claiming compensation. तो ये एक टर्म यूज़ किया गया है इस एक्ट में कि when a product liability action will arise, तो it will arise when a complaint has been filed in the district, state or national commission and compensation has been claimed for that product or service. Then product liability action will be arising. Next important definition is 41 restrictive trade practice. ये हमने restrictive trade practice, if we ask कि what is RTP, restrictive trade practice, तो in one word we can say that it is a manipulation. ठीक है, RTP, restrictive trade practice, is a form of manipulation. Now how that manipulation is being brought into force? So manipulation of price, manipulation of conditions of delivery, okay, manipulation to affect the flow of supplies, or manipulation relating to, or manipulation leading to imposition of unjustified cost or restriction on the consumer. ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को सिंपल तरीके में अगर हम समझें तो ये एक मैनिपुलेशन है। आप प्राइस को मैनिपुलेट करते हो, आप डिलीवरी के कंडीशंस को मैनिपुलेट करते हो कि आपने कुछ वहाँ पे ऐसे कंडीशंस रख दिए हैं जिससे डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जा रहे हैं कंज्यूमर को, या फिर सप्लाई में दिक्कत हो रही है आपके मैनिपुलेशन की वजह से। आपके ऐसे सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किए हैं बीइंग गुड सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर की सप्लाई में दिक्कत हो रही है और कंज्यूमर पे उसका फ़र्क पड़ रहा है। कंज्यूमर को कुछ अनजस्टिफाइड कॉस्ट देना पड़ रहा है या फिर कंज्यूमर को अनजस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शन हो रहा है आपके एक्ट से, तो इसको हम लोग रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अंदर यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है शैल इंक्लूड, मतलब शैल मीन्स मैंडेटरी, इट विल इंक्लूड, इसके अंदर ये चीज़ भी आएगी। डिले बियॉन्ड द पीरियड अग्रीड, डिले बियॉन्ड द पीरियड अग्रीड, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक देखते हैं अभी। Delay beyond the period agreed to by a trader in supply of such goods or in providing the services which has led to or which is likely to lead to rise in the price। मतलब कि जो ट्रेडर था उसको एक टाइम लिमिट से ज़्यादा डिले हो गया, उसको प्रॉमिस किया था कि एक पर्टिकुलर डेट पे उसको प्रोडक्ट की सप्लाई दी जाएगी, बट अब वो डेट क्रॉस कर गई है और उस डेट क्रॉस करने की वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, तो इसको भी माना जाएगा कि ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है। दूसरा बता रहा है एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वायर्स अ कंज्यूमर टू बाय हायर अवेल ऑफ एनी गुड्स और एज द केस में बी सर्विसेज एज कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर बाइंग, हायरिंग और अवेलिंग ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज। मतलब कि ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब आपने ऐसा मैनिपुलेशन किया है जिसकी वजह से जो आपका कंज्यूमर है उसको एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज लेनी पड़ रही हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ज़ोमैटो है, ज़ोमैटो में जो डिलीवरी आ रही है किसी फूड आइटम की, वो आपके लोकेशन से 2 किलोमीटर दूर आ रही है। डिलीवरी ज़ोमैटो ऐसी दे रहा है वहाँ पर कि आप उस एरिया में वो जा नहीं पा रहा है डिलीवरी बॉय, और आपको ऊबर करके 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ा है अपने डिलीवरी को लेने के लिए। ठीक है, आई एम सेइंग दिस इन टर्म्स कि ऐसा मतलब डेलिबरेटली हो रहा है, ऐसा मैनिपुलेशन के फॉर्म में हो रहा है, और इससे जो है ज़ोमैटो को फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या कंज्यूमर पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उस केस में दिस विल ऑल्सो फॉल अंडर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक योर सेल्फ अवेयर कि हाँ क्या हो सकता है। तो ऐसा कोई ट्रेड प्रैक्टिस जहाँ पर कंज्यूमर को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा है, एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज बाई करने पड़े हैं, ठीक है, और वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एज कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब
कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी ट्रेडर या जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है वो बोल रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको अगर ये खाना लेना है तो आपको कैब करके 2 किलोमीटर आना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तभी आपका खाना डिलीवर होगा। अगर ऐसी कंडीशंस कोई कंपनी पुट करती है या किसी और गुड्स एंड सर्विसेज के कंटेक्स्ट में अगर ये सर्विस कंडीशन पुट की जा रही है कि आपको एक्स्ट्रा एक एफर्ट करना पड़ेगा और उसकी वजह से कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो रही है, तो डैट विल ऑल्सो फॉल अंडर कंज्यूमर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जिसमें मैनिपुलेशन हो रहा है। फिर से एक बार देखते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें होंगी। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, RTP इन शॉर्ट फॉर्म, इट्स अ मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस, मैनिपुलेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, मैनिपुलेशन एज टू अफेक्ट द फ्लो ऑफ सप्लाईज, और इट इम्पोजेज अनजस्टिफाइड कॉस्ट और रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंज्यूमर। इसके अंदर जो 2 चीज़ें और आती हैं, दैट इज डिले बियॉन्ड अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड agreed, or any such trade practice which imposes a condition precedent on the consumer to avail the goods or service. Moving ahead with the another definition, that is spurious goods. Spurious goods यहाँ पर क्या है कि goods which are falsely claimed to be genuine. कई बार बहुत सारे luxurious brands होते हैं, उनके products को उनकी कॉपीज़ बनती हैं और उनको मार्केट में ऐसे बेचा जाता है कि दैट्स अ वेरी ओरिजिनल प्रोडक्ट, दैट्स अ जेन्युइन प्रोडक्ट। एग्जांपल, ज़ारा के कपड़े हैं और उनको H&M के कपड़े हैं, उनको ऐसा मार्केट में बेचा जा रहा है कि दिस इज़ द जेन्युइन ब्रांड। तो नॉट ओनली इट्स अ वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बट इट विल ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्प्यूरियस गुड्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो दिस इज जस्ट टू रिमेंबर कि स्प्यूरियस गुड्स में क्या क्या चीज़ें फॉल करती हैं। अनदर डिफिनीशन इज अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट. Unfair contract means a contract between a manufacturer or trader or service provider on one hand and a consumer on the other hand, having such terms as which causes significant change in the rights of the consumer, including the following. अब यहाँ पर खूब सारी कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज दी हैं कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कब होगा। तो जो पहली चीज़ बता रहा है कि वो वाला एस्पेक्ट कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट इज सच कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर। ये 3 कैटेगरीज हैं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। एक तरफ ये लोग हैं, इन तीनों में से कोई एक, और दूसरी तरफ हमारा कंज्यूमर जिसने वो सामान या प्रोडक्ट लिया है या सर्विस ली है। और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 6 कैटेगरीज के इफ़ेक्ट्स हैं जो निकल रहे हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बोला जा रहा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जा रहा है, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में कंज्यूमर के ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है, या फिर उस कंज्यूमर के अर्ली रिपेमेंट ऑफ डेब्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, या फिर अगर वो कंज्यूमर पेमेंट देने को तैयार है किसी अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि लोन पर है या हाइपोथेटिकेशन के थ्रू है और कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे द अर्ली रिपेमेंट, देन वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटलिंग अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू टर्मिनेट सच कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरली विदाउट रीजनेबल कॉज। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना हुआ है जहाँ पर एक पार्टी के पास ऐसा अधिकार है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट को यूनिलेटरली अपने साइड से टर्मिनेट कर दे विदाउट गिविंग एनी रीजनेबल कॉज। दैट विल ऑल्सो फॉल अंडर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। और दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन असाइंड to the detriment of other party who is also a consumer without his consent, permitting or has the effect of permitting one party to assign the contract to the detriment of the other party who is a consumer without his consent। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर एक पार्टी के नुकसान पर दूसरे पार्टी को एडवांटेज दिया जा रहा है, और वो जो दूसरी पार्टी है एडवांटेज दी जाने वाली वो भी कंज्यूमर है और जिसका नुकसान हो रहा है वो भी कंज्यूमर है। तो ऐसे केस में कि मतलब आप 2 कंज्यूमर्स को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो, एक का नुकसान हो रहा है और एक को आप बेनिफिट दे रहे हो, तो दैट विल फॉल अंडर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। इम्पोजिंग ऑन द कंज्यूमर अनरीजनेबल चार्ज, ऑब्लिगेशन और कंडीशन विच पुट सच कंज्यूमर टू डिसएडवांटेज। मतलब ऐसे कोई कॉस्ट वहाँ पे पुट किया जा रहा है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन पुट किया जा रहा है या ऑब्लिगेशन पुट किया जा रहा है जिससे कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है। तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ये देखेंगे कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर ऑन वन हैंड एंड देन देयर इज कंज्यूमर ऑन द अदर हैंड। ये 2 लोग इन्वॉल्व हो गए। एंड कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहा है या कंज्यूमर के ऊपर पेनल्टी लगा रहा है या कंज्यूमर से अर्ली रिपेमेंट ऑफ डेब्ट नहीं ले रहा है, या फिर एक पार्टी को ऐसा राइट दे रहा है जिससे वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को यूनिलेटरली एक साइड से टर्मिनेट कर दे विदाउट गिविंग अ रीजनेबल कॉज, या फिर
कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जहाँ पर एक पार्टी के नुकसान पर दूसरे पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, और लास्टली उस कंज्यूमर पर अनरीजनेबल चार्ज, ऑब्लिगेशन या कंडीशन पुट की जा रही है उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ऐसा कोई डिफेक्ट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो डैट विल फॉलो अंडर द कैटेगरी ऑफ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द लास्ट definition which is important, I think this is the last definition: unfair trade practice. Unfair trade practice most commonly used in the Consumer Protection Act. So it's a trade practice which, for the purpose of promoting the sale, use or supply of any goods or for the provision of any service, adopts any unfair method. The key word is unfair method or unfair or deceptive practice. ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में देखेंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इज अ ट्रेड प्रैक्टिस विच यूजेज एनी अनफेयर मेथड और अनफेयर और डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, और इसके अंदर ये कुछ कैटेगरीज हैं जो फॉलो करेंगी। सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इज अ ह्यूज टॉपिक। इसके अंदर इफ यू सी दैट देर आर 10 कंडीशंस विच आर गिवन कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें होंगी। सो अगर हम फर्स्ट 3 कंडीशंस को देखें तो यहाँ पर हमको कॉमन दिखेगा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किस कंटेक्स्ट में, कि गुड्स अच्छी क्वालिटी के हैं, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, कंपोजिशन के हैं, तो सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये 3 हमने 10 में से ये 3 कैटेगरीज हमने पहले दिमाग में बैठा ली कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या क्या इंक्लूड करता है। तो ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है या फिर ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे जिसमें फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किसके कंटेक्स्ट में है? सो इन कंटेक्स्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और एनी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिफिनेशन विच विल फॉल अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। नाउ इसके बाद भी अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। रिप्रेजेंट्स दैट द गुड्स और सर्विसेज हैव स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल, परफॉर्मेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेसरीज, यूजेज और बेनिफिट्स विच सच गुड्स और सर्विसेज डू नॉट हैव। मतलब उस गुड्स और सर्विसेज में कुछ कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ कुछ अप्रूवल है, परफॉर्मेंस है, ऐसा उसके अंदर गुड है, ऐसा उसके अंदर क्वालिटी है जो उसके अंदर एक्चुअली नहीं है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। कई बार हम लोग देखते हैं कि टेले ब्रांड्स या अलग अलग कंपनीज होती हैं, उसमें बहुत हाइप करके प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है कि दिस इज़ अ वेरी लाइक मैग्नानिमस प्रोडक्ट, इससे आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उस कंटेक्स्ट में बात किया जा रहा है। देन नेक्स्ट इज represents that the seller or the supplier has a sponsorship or approval or affiliation which the seller or supplier does not have. Sometimes we will see certain products जहाँ पर for example एक क्लोथ ब्रांड है, उस पर एक किसी सेलिब्रिटी की फ़ोटो होती है और वहाँ पर लिखा होता है, एक टैगलाइन होती है कि दिस सेलिब्रिटी की पसंद। ठीक है, बट इन रियलिटी दैट सेलिब्रिटी हैज़ नॉट एग्रीड फॉर द स्पॉन्सरशिप ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि वो ऐसे सेलर और सप्लायर की बात कर रहा है जो क्लेम करता है कि हमारे पास इनका स्पॉन्सरशिप है। मतलब अमिताभ बच्चन आए थे इस दुकान पे, इस कपड़े की दुकान पे, और इन्होंने जो है एग्री किया था कि ये हमारे कपड़े के ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो ऐसा कुछ अगर किसी सेलर क्लेम करता है तो दैट विल फॉल अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड और फॉर द यूजफुलनेस ऑफ एनी गुड्स और सर्विस। यहाँ पर अगेन वही चीज़ है कि जो हमने फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स में देखा था फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन गुड्स, सर्विसेज और सेकेंड हैंड प्रोडक्ट का था। यहाँ पर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किसके बारे में है? तो किसी प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस पे। यहाँ पे जो कीवर्ड है दैट इज़ यूज़फुलनेस। यूज़फुलनेस कि ये गुड्स या सर्विस या ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये बहुत यूज़फुल है, जबकि एक्चुअल में हो सकता है वो कुछ ना हो। ठीक है, समटाइम्स कुछ मेडिसिन होती हैं जिसको क्लेम किया जाता है कि दिस मेडिसिन इज़ वेरी मैजिकल, इट हैज़ सो मच यूज़फुलनेस। सर्टेन एंटीबायोटिक्स और सर्टेन विटामिन सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं, उनको बोला जाता है कि ये बहुत इसके मैजिकल बेनिफिट्स हैं, बॉडी बहुत एक्टिव हो जाएगी, बट एक्चुअल में दैट्स जस्ट अ बज़वर्ड, जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक टू सेल दैट प्रोडक्ट। तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंडर फॉल करेगा।
Then again, next is gives to the public any warranty or guarantee of the performance, efficacy or length of the life of product or any goods that is not based on adequate or proper test. अब आपको याद होगा पतंजलि का कोरोनिल से रिलेटेड एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, एंड जो पतंजलि के ओनर्स थे दे publicly apologized for that product claim कि that particular medicine works in a certain way and it gives you certain benefits. तो यहाँ पर उसकी बात की जा रही है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, पब्लिक में ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा चलेगा या आपको बहुत इसका लाइफ एफिकेसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. यहाँ पर मेडिसिन की बात नहीं की जा रही है, ऑफ कोर्स यहाँ पर बात की जा रही है अबाउट द गारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे कोई बाइक है अगर, तो बाइक के बारे में बोला जा रहा है कि ये बाइक इतने kg CNG पे इतने किलोमीटर्स चलेगी, या कोई अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लिया है उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जो है इतने चार्जेस तक चलेगा, इतने रिचार्ज करने पर इतने बार चलेगा, ठीक है. तो उसके कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है. सेकेंड लास्ट जो इसमें कैटेगरी है वो है कि मेक्स टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म दैट पर्पट्स टू बी वारंटी और गारंटी ऑफ द प्रोडक्ट और एनी गुड्स और सर्विसेज. मतलब किसी पब्लिक फोरम पे, पब्लिक एडवर्टीजमेंट में एक पर्टिकुलर टाइप की वारंटी या गारंटी दी जा रही है जो कि एक्चुअल में नहीं होगी, नहीं दी जाएगी, या फिर एक प्रॉमिस किया जा रहा है रिप्लेस करने का, मेंटेन करने का, रिपेयर करने का, ठीक है. रिप्लेस, मेंटेन और रिपेयर किसी प्रोडक्ट को, किसी आर्टिकल को, और उसको कंटिन्यू करना कि इतने सर्विस पीरियड के बाद या इतने टाइम पीरियड के बाद इसको फिर से हम लोग रिपेयर कर देंगे, बट एक्चुअल में वो नहीं करना, वो एक्चुअल में उसको फुलफिल ना करना, दैट विल बी फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी. यहाँ पे ये है कि वो अगर वारंटी या वो जो प्रॉमिस किया जा रहा है रिपेयर करने का, वो अगर मटेरियली मिसलीडिंग है या फिर कोई रीजनेबल प्रॉस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे जो कीवर्ड होगा जिस पे फोकस करना है, दैट प्रॉमिस इज मटेरियली मिसलीडिंग. मतलब ऐसा पॉसिबल या तो नहीं होगा, या फिर वो देखने से लगेगा कि दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट इज फॉल्स, और देर इज नो रीजनेबल प्रॉस्पेक्ट दैट सच वारंटी विल बी कैरीड आउट. मतलब एक्सेसिव प्रॉमिस कर देना कि वी विल रिपेयर द प्रोडक्ट, वी विल गिव अ वारंटी और वी विल एक्सचेंज द प्रोडक्ट, बट एक्चुअल में जब आप देखते हो कि वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, या फिर आपको देखने से लग रहा है कि दैट थिंग विल बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, तो ऐसी कंटेक्स्ट में जो प्रोमिस किए जाते हैं या वारंटी या गारंटी से रिलेटेड डिक्लेरेशन किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं, दैट विल ऑल्सो फॉल अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रिगार्डिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इट इज़ रिगार्डिंग अ प्राइस रिप्रेजेंटेशन. अब यहाँ पर प्राइस के कंटेक्स्ट में मिसलीड किया जाता है पब्लिक को. अब ये कैसे किया जाता है कि एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस है जिसके प्रोडक्ट को दिखाया जाता है कि ये मार्केट में इतने की मिलती है, मार्केट में 10 रुपये की मिलती है, लेकिन हम लोग आपको 5 रुपये में देंगे या हम लोग आपको 2 रुपये में देंगे. तो इस तरीके से जब एक मिसलीडिंग पब्लिक में मिसलीडिंग पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उस कैटेगरी में ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर फॉल करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग मटीरियली मिसलीडिंग द पब्लिक रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. अब इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में 150 का मिलता है, और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में, एडवर्टीजमेंट में ऐसा बोला जा रहा है कि ये प्रोडक्ट हम लोग 100 रुपये में बेचते हैं, 150 में नहीं बेचते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उस प्रोडक्ट को हमेशा से ही लोअर प्राइस पे ही बेचा गया है. मतलब मार्केट में वो 150 का नहीं 100 का ही मिलता है, ठीक है. ऐसा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है. इसको कट कर दो, फिर से डालते हैं. जो लास्ट पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग मटीरियली मिसलीडिंग द पब्लिक रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट. अब फॉर एग्जांपल कोई सेलर है जो एडवर्टीजमेंट करता है और उसमें बोलता है कि वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट एट $200 और 200 रुपीज़, 200 रुपये में ये मार्केट में बेचते हैं, बट आपको हम लोग 150 में देंगे, ठीक. जबकि सच्चाई ये है कि वो कभी भी उसने 200 में बेचा ही नहीं, उसने हमेशा से 150 में ही बेचा. उसने एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन निकाला कि 200 में बेचते हैं या 250 में बेचते हैं, ठीक है. एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन निकाला और उसके कंटेक्स्ट में बोल रहा है कि आपको हम लोग 150 में बेच रहे हैं. तो अगर इस कैटेगरी का, इससे रिलेटेड अगर कोई कंडक्ट हो रहा है तो डैट विल फॉल अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. लास्ट वन इज that gives false or misleading facts
disparaging the goods, services, or trade of another person. Now it's simply putting mud on the other person, other trader. That for example, if there is a trader, if there is a good supplier जो कहता है कि हमारा सामान बहुत अच्छा है, बट अगले का सामान जो हमारा कॉम्पिटिटर है एक्सप्रेसिवली उसका नाम लेता है, दैट दिस कंपनी, दिस पर्सन, ये जो सामान बेचते हैं इनके सामान बहुत ख़राब होते हैं, और उसके बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग फैक्ट्स को अगर प्रोड्यूस किया जाता है, बोला जाता है कि नहीं इनके सामान में तो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वे प्रोटीन है, एंड आई से कि मसल वे का वे प्रोटीन है, दैट्स अ वेरी, समवन सेज दैट इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ, ठीक है, मिसलीडिंग क्लेम्स रहते हैं विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ, देन दैट विल ऑल्सो फॉल अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. So now we have completed the definition clause of Consumer Protection Act, और अभी सेक्शन 3 से सेक्शन 9 में एडवाइजरी काउंसिल्स हैं. एडवाइजरी काउंसिल्स अलग अलग लेवल्स पर हैं, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड, कंज्यूमर राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए या उनके प्रमोशन के लिए हर लेवल पर एडवाइस देना या फिर ऑब्जर्व करना चीज़ों को कि कैसे वहाँ पे कंज्यूमर राइट्स का कैसे फंक्शन हो रहा है, कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, या फिर क्या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. सो अगर हम लोग एक्ट के हिसाब से देखेंगे तो सेंट्रल काउंसिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है. स्टेट काउंसिल इज established by the state government, and again at the district level the district council is established by the state government again. फिर यहाँ पे कुछ differentiators हैं, although अगर if we see at the larger picture तीनों councils का काम similar होता है, it is just the division at various levels. So meeting frequency की अगर बात करें तो central council को साल में एक बार meeting ज़रूरी होती है, minimum 1 meeting per year. State council को एटलीस्ट 2 मीटिंग्स इन अ ईयर करनी होती हैं, एंड सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी 2 मीटिंग्स हर साल करनी होती हैं. इन मीटिंग्स में डिस्कशंस होते हैं जो अभी पहले मैंने बताया कि कंज्यूमर राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, लोगों में कैसे अवेयरनेस लाई जाए, या फिर कोई कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं रिलेटिंग टू कंज्यूमर राइट्स तो उनको डिस्कस करते हैं. नाउ हर कंज्यूमर काउंसिल का, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, इनका एक चेयरपर्सन होता है. तो सेंट्रल लेवल पे चेयरपर्सन जो होता है वो होता है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट करता है. सो इट्स होस्टेड बाय अ सेंट्रल मिनिस्टर. देन सिमिलरली स्टेट लेवल पे इट इज़ होस्टेड बाय द मिनिस्टर इन चार्ज डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट. जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके जो स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं कंसर्निंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, वो इसको चेयर करते हैं. एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इट इज़ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ द DM और द IS ऑफिसर हूसोएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रिक्ट, वो इसको चेयर करते हैं. फिर नॉमिनेशंस की बात है कि हर काउंसिल में कुछ मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स प्रिस्क्राइब करती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं. सो हर काउंसिल में अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग मेंबर्स आते हैं जो कि रिस्पेक्टिव रूल्स के थ्रू गवर्न होते हैं. बट स्पेसिफिकली स्टेट काउंसिल में 10 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, स्पेसिफिकली एज पर द एक्ट. बाकी अलग स्टेट्स के, अलग डिस्ट्रिक्ट्स के वहाँ के रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से देर आर ऑफिसर्स एंड अदर पर्सनल्स अपॉइंटेड. नाउ वी हैव सीन कि एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में काउंसिल का फंक्शन क्या होता है और कैसे वो डिफरेंशिएट होते हैं. बहुत माइनर सा डिफरेंस है, जस्ट टू कीप इन माइंड. इफ़ वी सी यही एडवाइजरी काउंसिल्स सेक्शन 3 से सेक्शन 9 तक इन अ वेरी ब्रॉड टेक्स्ट उनको डिस्कस किया गया है. तो अगर आप उसको रीड करने जाओगे तो इट विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स. बट अगर इस चार्ट के थ्रू, टेबल के थ्रू अगर आप इसको देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये काउंसिल्स फंक्शन कैसे करती हैं और कैसे अलग हैं एक दूसरे से. नाउ मूविंग अहेड विद द अदर पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, वी हैव कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस गवर्निंग अंडर सेक्शन 28 to 73. अब जैसे कि काउंसिल्स थी, काउंसिल्स का काम था एडवाइस देना. जो ये कमीशंस होती हैं ये बेसिकली कंज्यूमर फोरम्स हैं जहाँ पे मैटर्स को एडजुडिकेट किया जाता है. अब क्योंकि ये मैटर्स कोर्ट नहीं जाते हैं तो इसके लिए स्पेसिफिकली लॉ ने
अलग से कमीशंस बना दिए हैं कि यहाँ पर ये मैटर्स सॉल्व होंगे। तो अगेन 3 डिवीजन हैं, पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरा है स्टेट लेवल पे और तीसरा है नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, इसके जो भी कमीशन के मेंबर्स हैं और जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टेट कमीशन भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट होता है। नेशनल कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस। सेक्शन 28 से सेक्शन 73 तक ये सारे कमीशंस गवर्न हो रहे हैं और इन कमीशंस का काम है अपने जुरिस्डिक्शन में जितने भी कंज्यूमर अफेयर रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना, उनका रिड्रेसल करना, एडजुडिकेशन करना। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पर, एज़ पर द सब्जेक्ट मैटर। सो अगर हम लोग सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करता है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट अगेन इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। सो ये कुछ पॉइंट था जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन से रिलेटेड है। देन हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का पर्टिकुलर हेडक्वार्टर जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन काम करेगा। देन इसका चेयरपर्सन कौन होता है, तो अगेन इट इज़ द प्रेसिडेंट। एक पर्सन होता है जिसको नॉमिनेट किया जाता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ही इज़ हेडिंग द कमीशन। और अदर मेंबर्स जो प्रेसिडेंट के साथ होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, फंड्स लगाती है, रिसोर्सेज देती है, लेकिन उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो बाकी 2 मेंबर्स काम करेंगे उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के बाद होता है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच डिफ्रेंशिएट्स कि कहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग रोल है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। फिर अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन से कोई अपील जारी है तो वो जाएगी स्टेट कमीशन पे। कॉमन सेंसिकल थिंग कि अगर है लोअर लेवल पे तो एक हायर लेवल पे जाएगी। जो टाइम चाहिए होता है अपील को, टाइम पीरियड है कि कितने दिन में जाना चाहिए, तो दैट इज़ 45 डेज़। एंड कैसे डिफ्रेंशिएट होता है कि कोई सब्जेक्ट मैटर, केस, इशू डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंडर फॉल करेगा तो उसका पिक्यूनरी वैल्यू, मतलब कंज्यूमर जो है उसने कितने अमाउंट का गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ किया और उस यूज़ करने के दौरान उसके कंज्यूमर राइट्स वायलेट हुए। तो यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन कैरी आउट हो रहा है दैट इज़ एज पर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो वैल्यू अप टू ₹1 करोड़ तक होती है, मतलब 1 करोड़ तक अगर अमाउंट है गुड्स या सर्विसेज का तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जा सकते हैं। नाउ सिमिलर फंक्शन स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन का होता है, जस्ट द डिफरेंस इज़ कि थोड़ा स्केल बड़ा हो जाता है। अब जैसे स्टेट कमीशन है, स्टेट कमीशन को स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। कितने होते हैं, तो हर स्टेट में एक होता है जो स्टेट कैपिटल में एक्टिव होता है, वहाँ से फंक्शनल होता है। और इसके लिए स्टेट चाहे तो रीजनल बेंचेस क्रिएट कर सकती है, जैसे हाई कोर्ट के बेंचेस होते हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश हैज़ लखनऊ बेंच ऑफ द हाई कोर्ट एंड मेन हाई कोर्ट इज़ एट इलाहाबाद। तो रीजनल बेंचेस यहाँ पे स्टेट कमीशन भी अपना क्रिएट कर सकता है एज़ पर द नीड। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे रीजनल बेंच नहीं बोलते हैं, वहाँ पर डिस्टिंक्ट अलग अलग कमीशंस होते हैं। ठीक है, फिर फंक्शनल कहाँ पे होता है, स्टेट कैपिटल में, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर भी सिमिलरली चेयरपर्सन एक प्रेसिडेंट होता है जिसको स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट बनाया जाता है एंड ही प्रिसाइड्स ओवर द केसेस। स्टेट कमीशन के अदर मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर 4 मेंबर्स होते हैं मिनिमम, और 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट देयर शुड बी 4 अदर मेंबर्स। अगेन दे आर अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर यहाँ की अपील कहाँ जाएगी, तो अगेन इट्स सिंपल, नेशनल कमीशन पे जाएगी। बट यहाँ पे जो अपील का टाइम पीरियड है दैट विल बी 30 डेज़। फिर द मेन डिफरेंशिएटर कि स्टेट कमीशन कैसे अलग है डिस्ट्रिक्ट कमीशन से, स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की पेक्यूनरी वैल्यू, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर कंज्यूमर की है उतनी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, तो फिर ये स्टेट कमीशन में जाएगा। बट यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जहाँ पर अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू का भी सब्जेक्ट मैटर है तब भी उसको स्टेट कमीशन देखता है।
वो कंडीशंस 4-5 कंडीशंस है, यू कैन लुक इनटू द बेयर एक्ट। वो अपील्स एंड 2-3 स्पेशल केसेस में होता है, तो दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। अब नेशनल कमीशन को अगर हम देखें तो नेशनल कमीशन एज द नेम साउंड्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश होगा। नेशनल कमीशन एक होता है, रीजनल बेंच इसके भी इस्टेब्लिश हो सकते हैं, और ये एनसीआर रीजन में ऑपरेटिव होता है, एनसीआर रीजन में फंक्शनल होता है। जैसे बाकी 2 कमीशंस के प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही नेशनल कमीशन का भी प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पर भी 4 मेंबर्स होते हैं जो अदर मेंबर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट, एंड बाकी के एडिशनल मेंबर्स हो सकते हैं, बट मिनिमम 4 मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन करके अपॉइंट करती है। यहाँ की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है, दैट इज़ नेशनल कमीशन से अगर कोई अपील जा रही है तो दैट विल गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। टाइम पीरियड लगता है 30 डेज़ का। और ये कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर 10 करोड़ से ज़्यादा का वैल्यू का सब्जेक्ट मैटर है, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है, तब नेशनल कमीशन इसको रेफर करेगा। या फिर कई बार इफ़ देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ, तब भी सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया जाता है। तो ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव था अबाउट द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस एंड हाउ दे फंक्शंस, कैसे वो अलग हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। सो नाउ वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द पेनाल्टीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट में कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पर फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट दिया गया है कि कब कब पेनल्टी लगेगी, कब कब जो है फ़ाइन लगेगा पर्टिकुलर एरियाज़ में। सो द फर्स्ट सेक्शन इज़ सेक्शन 72 ऑफ द एक्ट। आपके पास जो भी वेयर एक्ट है, चाहे वो बुक फॉर्म में हो, पीडीएफ में हो या प्रिंट आउट हो, वहाँ पर इस सेक्शन को मार्क कर लीजिए और इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एंड रीडिंग इट, एक टेबल के फॉर्म में इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पर जो सेक्शन 72 है, इट इज़ रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 3 टाइप्स के कमीशन हैं अलग अलग लेवल्स पे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे। इन्होंने अगर कोई ऑर्डर पास किया है और कोई मैन्युफैक्चरर, कोई ट्रेडर या कोई सेलर है जिसने इन ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं किया, जैसे रिसेंटली हमने देखा था कि जो बैग्स होते हैं, पेपर बैग्स जिसमें प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं मॉल्स वगैरह में, उस पर कंपनी लोगों से रिलेटेड कोई कंज्यूमर फोरम का एक डिसीजन आया था, तो उसको कंप्लाई करना था सारे जितने भी आउटलेट्स हैं। तो अगर उस ऑर्डर को किसी आउटलेट ने कंप्लाई नहीं किया, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकती है और वो इस सेक्शन के अंडर जो है प्रोसिक्यूट होंगे। तो सिमिलरली अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई रूलिंग है जो कंज्यूमर फोरम ने दी है, कमीशन ने दी है, तो उसको कंप्लाई करना ज़रूरी होता है। और अगर कंप्लायंस नहीं हो रही है किसी आउटलेट के द्वारा, किसी सेलर के द्वारा, तो इस सेक्शन के अंदर पेनल्टी होती है। अब क्या पेनल्टी होती है, तो जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो 1 मंथ से 3 ईयर्स तक का होता है, और फाइन जो लग सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेंज ऑफ 25,000 to 1 लाख। तो ये 2 नेचर ऑफ पनिशमेंट है, या तो इम्प्रिजनमेंट या तो इम्प्रिजनमेंट या फाइन, या दोनों में से दोनों लग सकता है। मतलब जैसा भी केस रहेगा, एज द केस में भी, उसके अकॉर्डिंग ये सेक्शन यहाँ पे अप्लाई करेगा। अब जिस तरह से कमीशन का नॉन कंप्लायंस है, कमीशन के ऑर्डर का नॉन कंप्लायंस है, उसी तरह सीसीपीए के ऑर्डर का अगर नॉन कंप्लायंस होता है, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, अगर इसके ऑर्डर का नॉन कंप्लायंस होता है, तब 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट है और 20 लाख तक की फाइन है, या दोनों अप्लाई करेगा, दोनों जो है मिल सकता है। तो ये वैल्यू में थोड़ा चेंज है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पे है और स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन से ऊपर आती है हायरार्की में, तो इसलिए इसकी पेनल्टी को थोड़ा वास्ट रखा गया है। सो ये नॉन कंप्लायंस विद द ऑर्डर था। द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 89। सेक्शन 89 इज अबाउट मिसलीडिंग और फॉल्स एडवर्टीजमेंट। अगर कोई कंपनी है, कोई सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट निकालता है जिसमें क्लेम्स किए जाते हैं जो मिसलीडिंग हैं, जो लगता है कि गलत हैं, या फिर जो ऐसे होंगे जिनका सच होना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं जिनको हम लोग देखते हैं और देख के लगता है ये मिसलीडिंग है, ये सही नहीं है। तो अगर ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट के थ्रू कोई सामान को बेचा जा रहा है, कोई गुड्स को बेचा जा रहा है, सर्विसेज को दिखाया जा रहा है, वहाँ पर 2 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख तक की फाइन है। मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं 2 ईयर्स और 10 लाख, ये मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे आप नेचर वाले चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे बोथ इंक्लूसिव लिखा है। इसका मतलब है कि 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट भी होगा और 10 लाख तक का फाइन भी लगेगा, मतलब ये दोनों लगेगा। लेकिन ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये मैक्सिमम है।
हो सकता है कि 1 साल का फाइन लगे, 5 लाख का हो सकता है कि 1 लाख का फाइन लगे और 1 साल का इम्प्रिजनमेंट हो। तो ये डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, बट ये दोनों ही होगा, मतलब फाइन भी लगाना पड़ेगा और इम्प्रिजनमेंट भी करना पड़ेगा। उसके बाद जो अगला है, अगर यही फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट सब्सिक्वेंट ऑफेंस की तरह हो रहा है, मतलब एक बार उस कंपनी ने, उस सेलर ने ये ऑफेंस किया है, लेकिन दोबारा फिर से वो ऑफेंस करता है, दोबारा वो चीज़ को करता है, रिपीट करता है, तो उस केस में ये जो इम्प्रिजनमेंट की वैल्यू है वो 5 ईयर्स तक हो जाती है और फाइन की वैल्यू 50 लाख तक हो जाती है। और ये भी बहुत इंक्लूसिव है, मतलब फाइन भी लगेगा और इम्प्रिजनमेंट भी होगा। ठीक है। अब जो सेकेंड लास्ट 2 हमारे पास ऑफेंसेज हैं, अगर किसी प्रोडक्ट में अडल्ट्रेंट, मतलब कई बार आप देखते हो होली का टाइम होता है, वहाँ पर दूध में कुछ मिक्स करते हैं और पनीर वगैरह बनता है, तो कई बार फेक पनीर बनता है, चावल होता है तो फेक राइस होता है जिसमें प्लास्टिक की तरह की क्वालिटी होती है। ये अडल्ट्रेंट जब डालते हैं किसी प्रोडक्ट में, या फिर स्पूरियस गुड्स, मतलब जो फॉल्स सेकंड कॉपी के जो होते हैं कपड़े की, जैसे ज़ारा हो गया, H&M हो गया, इनके जो सेकंड कॉपी होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इनको स्पूरियस गुड कहा जाता है। तो ये दोनों अडल्ट्रेंट और स्पूरियस गुड्स ये सेक्शन 90 और 91 में गवर्न हो रहे हैं। अब इनको मैंने साथ में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इनका जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो सेम है, मतलब इनकी जो पनिशमेंट्स की कैटेगरी हैं वो एक ही इक्वलेंट है, मतलब इक्वल हैं। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट में अडल्ट्रेंट यूज़ कर रहे हो या फिर आप अगर स्पूरियस गुड्स बेच रहे हो, तो उस केस में भी वो सेलर, वो कंपनी, वो जो बिजनेस है वो लायबल होगा। अब कैसे लायबल होगा, किस किस कंडीशंस में लायबल होगा? तो इनिशियली क्या होगा, अगर पहली बार ऐसा ऑफेंस कर रहा है जो कि बताया गया है, तो 2 साल के लिए लाइसेंस उसका सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, 2 साल के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। अब जैसे मान लो किसी के पास फूड रिलेटेड लाइसेंस है या टेक्सटाइल रिलेटेड लाइसेंस है, शॉप का फूड रिलेटेड लाइसेंस FSSAI देती है, तो वैसा कुछ अगर लाइसेंस रहा होगा तो वो सस्पेंड हो जाएगा। और अगर फिर से सेम रिपीट करता है उस ऑफेंस को, देन वो लाइसेंस को ही कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट नहीं, कमीशन के ऊपर डिस्क्रिशन होता है कि लाइसेंस को वो कैंसिल कर दे या सस्पेंड कर दे। अब पेनल्टीज कब लगती हैं, पनिशमेंट्स कब मिलते हैं, कौन कौन से कंडीशन पे? अगर जो कंज्यूमर है, मतलब जो अग्रीव्ड पार्टी है, उसको अगर कोई इंजरी नहीं हुई है, उसने प्रोडक्ट को यूज़ किया लेकिन उससे उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हाँ, जो प्रोडक्ट उसने यूज़ किया या तो वो उसके अंदर अडल्ट्रेंट था, मतलब कुछ ऐसा मिक्स किया गया था जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो, फेक बने, या फिर उसने जो गुड्स यूज़ किए वो स्प्यूरियस थे, मतलब सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी जैसे उसने प्रोडक्ट थे और उसको पता चला कि ऐसा कोई सामान उसने यूज़ किया है, या कोई कंपनी है, जो कोई बिजनेस आउटलेट है जो वैसा बेच रहा है, तो उस केस में 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपीज़ तक की फ़ाइन, ये दोनों लगेगा, मतलब फ़ाइन भी लगेगा, इम्प्रिजनमेंट भी होगा। ठीक है। अब दूसरा केस है कि अगर ये जो इंजरी हुई है, ठीक है, मतलब जिसने भी वो प्रोडक्ट, कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिला था उसने यूज़ किया, उससे उसको इंजरी हुआ, पेट में दर्द हो गया, उसको फीवर हो गया, रिएक्शन हो गया, लेकिन वो इंजरी इज़ नॉट अमाउंटिंग टू ग्रीवियस हर्ट। नाउ ग्रीवियस हर्ट अगर आपको समझना है तो ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 320 ऑफ द इंडियन पिनल कोड यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ग्रीवियस हर्ट को अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक सीवियर कंडीशन आपको सफ़र करना पड़ा, मतलब आपके बॉडी में एक सीवियर डैमेज हुआ, ठीक है, वहाँ पे आईपीसी में कंडीशंस मेंशन है कि कब कब ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा, तो वो एक सीवियर कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे बात ये किया गया है कि इंजरी हुई है लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट नहीं मानी जाती है, मतलब उसको ग्रीवियस हर्ट नहीं कहेंगे। तो इस कैटेगरी का जो इंजरी रहेगा उसके अंदर पनिशमेंट बढ़ा करके 1 ईयर कर दी गई है, और फाइन जो है, पहले जैसे कि इंजरी नहीं हुई तो 1 लाख था, लेकिन इंजरी हो गई और ग्रीवियस हर्ट नहीं है तो 3 लाख का फाइन हो गया। और ये भी बोथ इंक्लूसिव है, मतलब दोनों फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों लगेगा। नाउ अगला कैटेगरी है कि इंजरी हुई है एंड दैट इंजरी इज इक्वल टू ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, तो वहाँ पर 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है और 5 लाख रुपीज़ तक की फ़ाइन है। और सिमिलरली अगर उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से कंज्यूमर की डेथ हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पर 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख रुपीज़ तक की फ़ाइन है। ये मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ फाइन है कि क्या क्या वैल्यूज़ में दिया जा सकता है और किस किस कंडीशन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ये पनिशमेंट्स दी जाएंगी, और वेदर फाइन सिर्फ लगेगा या सिर्फ इम्प्रिजनमेंट लगेगा, ये दोनों कैटेगरीज के बारे में भी इस चार्ट में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। तो ये पेनल्टीज़ हो गया।
तो ये पेनल्टीज़ हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी हुई है। सेंट्रल अथॉरिटी इसको बोलते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश करती है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस सिंपली ये है कि अगर किसी कंज्यूमर के कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हुआ है उसको मॉनिटर करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को मॉनिटर करना, अगर फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं मार्केट में उनको देखना, और कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, अवेयरनेस लाना और कंज्यूमर राइट्स को इन्फोर्स करना। तो एक तरह से सुपरवाइजरी बॉडी है जो मतलब मार्केट में जो भी ऐसे चीज़ें चल रही हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको मॉनिटर करता है। मोर और लेस इट इज़ अ मॉनिटरिंग बॉडी जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है और नज़र रखती है कि मार्केट में कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाला चीज़ तो नहीं चल रहा है। अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में एक चीफ कमिश्नर होता है और अदर कमिश्नर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको रिकग्निशन देगी और जो इस एक्ट के अंदर काम करेंगे। तो सेंट्रल अथॉरिटी फंक्शंस अंडर अ चीफ कमिश्नर। सेंट्रल अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है वो NCR रीजन में होता है। आप सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 में देख सकते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है, NCR रीजन ऑफ दिल्ली, और रीजनल ऑफिसेज उसके बाकी जगह पे बन सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स एंड एज पर द रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद जो सेंट्रल अथॉरिटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो है सेक्शन 15 में। बाकी चीज़ें सिंपल हैं। सेक्शन 15 में ये बताया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन विंग होती है उस सेक्शन 15 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर सेंट्रल अथॉरिटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो बताता है कि सेंट्रल अथॉरिटी की एक इन्वेस्टिगेशन विंग होती है और इस इन्वेस्टिगेशन विंग को डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं। डायरेक्टर जनरल इज़ अ पर्सन हु विल हेड दिस पर्टिकुलर विंग एंड इसके अंडर बाकी ऑफिसर्स काम करते हैं, जैसे डायरेक्टर जनरल हो गए, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ये दो टास्क होते हैं जो ये सेंट्रल अथॉरिटी का इन्वेस्टिगेशन विंग कैरी आउट करता है। सो जैसा कि कीवर्ड्स आप देख सकते हो, इंक्वायरीज और द इन्वेस्टिगेशन मेड बाय द डायरेक्टर जनरल। तो इन्वेस्टिगेशन विंग का काम ये होता है कि ये अलग अलग लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सके। नाउ अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करनी है तो उसके लिए कौन सा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगा? तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस इन्वेस्टिगेशन को ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी इसको कैरी आउट करता है। ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टिगेशन विंग एंड विद द सेंट्रल अथॉरिटी। फिर 17 में कंप्लेंट के बारे में बात की गई है कि सेंट्रल अथॉरिटी है जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसको अगर कंप्लेंट भेजनी है या उसको कंप्लेंट लेना है किसी लेवल पर तो वो कैसे कैसे ले सकती है। तो इनिशियली वी हैव द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन वी हैव द कमिश्नर, और डायरेक्टली सेंट्रल अथॉरिटी भी इसको कॉग्निजेंस ले सकता है। रीजनल ऑफिस के लिए कमिश्नर पे जाता है और अगर सेंट्रल अथॉरिटी खुद चाहे तो खुद भी इसको इसके कंप्लेंट को रिसीव कर सकता है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का पर्पस क्या है। तो पर्पस है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, इन्फोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स, प्रिवेंटिंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, प्रिवेंटिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है, टू कीप अ लुक ऑन द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। तो यही फंक्शंस सिमिलर तरीके से सेक्शन 18 में मेंशन है, विच यू कैन ईजिली रीड एंड अंडरस्टैंड। इसमें कुछ बहुत ऐसा टिपिकल नहीं है, इसमें बाकी चीज़ें भी दी गई हैं कि कब कब सेंट्रल अथॉरिटी कैसे फंक्शन करेगी। अगर इसको समअप करके सिंपल वर्ड्स में कहें तो सेंट्रल अथॉरिटी एक्ट्स एज अ मीडियम बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट, बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल अथॉरिटी एक तरह से कह सकते हैं कि इसके पास वो फंक्शंस हैं इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करने की, इंक्वायरीज करने की, कंप्लेंट रिसीव करने की। तो एक तरह से मॉनिटर करता है सेंट्रल अथॉरिटी की पूरे देश में क्या हो रहा है, एक स्कैन करता है कि कंज्यूमर राइट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इस पर्पस के साथ साथ इसको फंक्शंस वैसे दिए गए हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन विंग बनी है, अलग अलग कमिश्नर्स हैं, उसके डायरेक्टर जनरल्स हैं, तो उस हायरार्की में ये काम करता है। और उसी तरह जैसे कि हर सब्जेक्ट मैटर पे एक रेगुलेटर होता है, तो कंज्यूमर राइट से रिलेटेड जो रेगुलेटर है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इस एक्ट में।
और जो कमीशंस होते हैं, कमीशंस का काम होता है इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, केसेस को एडजुडिकेट करना। और इसके पहले जो हमने देखा कि काउंसिल्स हैं, एडवाइजरी काउंसिल्स, जैसे स्टेट एडवाइजरी काउंसिल्स, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी काउंसिल्स, इनका काम होता है एडवाइस करना। मतलब अगर कोई मैटर ऐसा है, कोई इशू ऐसा है जहाँ पर आउटलेट्स को, जहाँ पे बिजनेस को कुछ किसी पॉइंट पर क्लैरिटी चाहिए, तो वहाँ पर ये काउंसिल्स वहाँ पे एडवाइस करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं। फिर सेक्शन 19 में ये दिया गया है कि सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर है दैट इट कैन रेफर द मैटर टू अदर रेगुलेटर। सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर है दैट इट कैन रेफर द मैटर टू अदर रेगुलेटर। अब अदर रेगुलेटर जैसे कोई ऐसा इशू है जो कंज्यूमर अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है, जो फूड रेगुलेटर के अंडर आता है, जो जो फूड रेगुलेटर के अंडर आता है, तो उनको रेफर करना होगा। तो वो पावर जो है सेंट्रल अथॉरिटी को दी गई है। सेंट्रल अथॉरिटी के पास ये पावर भी है कि अगर मार्केट में कोई ऐसे गुड्स आ गए हैं जो डिफेक्टिव हैं या जो डेंजरस हैं, हजार्डस हैं, अनसेफ हैं, उनको विड्रॉ कर ले, उनको मार्केट से वापस बुला ले। या फिर अगर वैसे गुड्स यूज़ हो चुके हैं तो उनका प्राइसेस का रिम्बर्समेंट हो जाए, ठीक है, ताकि उनको इकोनॉमिक लॉस ना हो। या फिर ऐसी कोई प्रैक्टिस है जो कंज्यूमर इंटरेस्ट में नहीं है और जो मार्केट में चल रही हैं, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। सो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रैक्टिसेस विच आर अनफेयर एंड प्रीजुडिशियल टू द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। तो ये अथॉरिटी भी, ये पावर भी सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है कि ये चीज़ों को कर सकता है। तो एक तरह से काफ़ी वास्ट पावर्स दिए गए हैं सेंट्रल अथॉरिटी को। सेंट्रल अथॉरिटी से अगर कोई अपील में जाना चाहता है, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी से जो कोई अग्रीव पार्टी है और वो चाहता है कि फर्दर क्लैरिटी मिले उसको, हियरिंग मिले उसको, तो नेशनल कमीशन में अपील जाती है और 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 26 क्लॉज 2। यहाँ पर ऑडिटिंग की बात हो रही है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेंट्रल अथॉरिटी जो है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसके जो अकाउंट्स हैं दैट आर बीइंग ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हु ऑडिट्स द accounts of the central authority, Central Consumer Protection Authority. So the answer will be CAG, that is that is Controller and Auditor General of India. Now we have already discussed about the District Commission. अब District Commission एक पॉइंट है सेक्शन 36 क्लॉज 3 में। यहाँ पर इट सेज कि अगर कोई इशू है, उसकी एडमिसिबिलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करना है कि वो इशू एडमिसिबल है कि नहीं, तो इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन 21 डेज के अंडर इसको डिसाइड करेगा होगा। फिर सेक्शन 37 में रेफरेंस टू मेडिएशन की बात की गई है कि अगर ऐसा लगता है कि मैटर को मेडिएशन में जाना चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास 5 डेज़ का टाइम होता है। विद इन 5 डेज़ जो भी इशू है, जो मैटर है, उसको सेटलमेंट करा के मेडिएशन के थ्रू सेटलमेंट कराना होता है। तो उसके लिए पार्टीज़ का कंसेंट आना चाहिए और ये मेडिएशन में फिर मैटर रेफर कर सकते हैं। सेक्शन 35 में प्रोसीजर की बात की गई है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कैसे इश्यूज़ एडमिसिबल होंगे, कैसे इश्यूज़ डिसाइड होंगे, एडजुडिकेट होंगे। तो दैट्स अ प्रोसीजरल पार्ट, यू कैन रीड इट ईजिली। और इसमें कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स दिए गए हैं जो आपको पढ़ के ज़्यादा क्लैरिटी होगी। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो सेक्शन 69 में है। दीज आर सम मिसलिनियस प्रोविजन। अब सेक्शन 69 में बात की गई है रिगार्डिंग द लिमिटेशन पीरियड। सो लिमिटेशन पीरियड कब होगा, मतलब लिमिटेशन पीरियड कितना होगा, तो वो 2 ईयर्स का होगा। अब ये जब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस डेट से लेकर 2 ईयर्स के टाइम पीरियड तक लिमिटेशन पीरियड को माना जाएगा और ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन पे ये चलेगा। सो लिमिटेशन पीरियड एक तरह से वो एक्टिव पीरियड होता है जब कंप्लेंट की जा सकती है। मतलब 2 ईयर्स अगर है तो 2 ईयर्स तक कंप्लेंट को एड्रेस किया जा सकता है कमीशन के द्वारा। सो अगर 2 ईयर्स का पीरियड एक्सीड हो गया है, 2 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुए, तो स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन उन केसेस को हैंडल नहीं करेगा। तो यहाँ पे सेक्शन 69 में लिमिटेशन पीरियड की बात की गई है। देन कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स हैं चैप्टर 5 में रिगार्डिंग मेडिएशन। कंज्यूमर मेडिएशन सेल की बात की गई है। स्टेट गवर्नमेंट कंज्यूमर मेडिएशन सेल को इस्टेब्लिश करेगी और ये जो कंज्यूमर मेडिएशन सेल हैं ये 3 लेवल पे काम करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है और जो नेशनल कमीशन है, इन तीनों कमीशंस के अंडर एक एक कंज्यूमर मेडिएशन काउंसिल एक्टिव रहेंगे। विच मीन्स कि अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कोई केस आया कंज्यूमर राइट से रिलेटेड और पार्टीज चाहती हैं कि वो सेटल हो मेडिएशन के थ्रू, या फिर वो कमीशन रिकमेंड करता है दैट दिस केस शुड बी रिजॉल्व थ्रू मेडिएशन, तो दैट कमीशन कैन रिकमेंड दैट ये वाला केस
मेडिएशन में जाएगा, लेकिन मेडिएशन में फिर कहाँ जाएगा, विच अथॉरिटी विल लुक टुवर्ड्स इट, तो वो होगा कंज्यूमर मेडिएशन सेल, जो सेक्शन 74 में हमको दिखता है। तो कंज्यूमर मेडिएशन सेल इस्टेब्लिश करने का जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, और ये उन मैटर्स को रेफर करेगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड मेडिएटर्स होते हैं, लिस्ट ऑफ केसेस जो वो सेल हैंडल कर रहा है, लिस्ट ऑफ केसेस जो वो सेल हैंडल कर रहा है, प्रोसीडिंग्स के कुछ रिकॉर्ड होते हैं वो इसमें आते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं एज पर द लॉ एंड रेगुलेशन वो उन मेडिएशन सेल के पास होता है। तो मेडिएशन सेल वी कैन से दैट कि इट कॉम्प्लीमेंट्स द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इट कॉम्प्लीमेंट्स द स्टेट कमीशन, एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ एड टू दीज कमीशन, कि अगर हमें इशू को एडजुडिकेट करना है थ्रू अदर मीन्स, थ्रू सेटलमेंट, थ्रू मेडिएशन, तो फिर वो केस कहाँ जाएगा, तो वो मेडिएशन सेल के पास जाएगा। तो हर कमीशन का अपना एक मेडिएशन सेल होता है। स्टेट लेवल पे एक स्टेट मेडिएशन सेल होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मेडिएशन सेल होता है, और नेशनल लेवल पे एक नेशनल मेडिएशन सेल होता है जो इन मैटर्स को रेफर करता है। यहाँ पे इम्पैनल्ड मेडिएटर्स होते हैं, और इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, मतलब एक पूरे प्रोसेस के थ्रू एक प्रोसीजर फॉलो करके ये सारे रेगुलर प्रोसीडिंग्स हैं वो फिर एक प्रोसीजर के तहत कैरी फॉरवर्ड होती हैं। एक अगला पॉइंट है कि ये जो कंज्यूमर मेडिएशन सेल होता है ये क्वार्टरली रिपोर्ट देगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, स्टेट कमीशन को और नेशनल कमीशन को। मतलब हर कमीशन का अपना अपना एक मेडिएशन सेल होता है। तो हर 3 मंथ्स पे, एवरी 3 मंथ्स दैट मेडिएशन सेल विल गिव अ रिपोर्ट टू दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक कमीशन। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन का कोई अपना मेडिएशन सेल है तो वो मेडिएशन सेल डिस्ट्रिक्ट कमीशन को हर 3 मंथ्स पे एक रिपोर्ट भेजेगा कि हमारे पास इतने केसेस रिजॉल्व किए गए, हमारे पास इतने केसेस आए हैं। उसी तरह स्टेट कमीशन का जो मेडिएशन सेल है वो हर 3 मंथ्स पे उनको रिपोर्ट भेजेगा रिस्पेक्टिव कि दीज थिंग्स हैपेंड इन आवर मेडिएशन सेल। सो ये एक बात इसमें कही गई है। तो क्वार्टरली रिपोर्ट इज़ द कीवर्ड यहाँ पे जो फोकस करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट प्रोडक्ट एक्शन लाइबिलिटी। प्रोडक्ट एक्शन लाइबिलिटी की जो बात है वो की गई है चैप्टर 6 में। और प्रोडक्ट एक्शन लाइबिलिटी क्या होता है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन क्या होता है कि जब कोई कंज्यूमर किसी मैन्युफैक्चरर के पास या फिर किसी सेलर के पास एक कंप्लेंट डालता है कि आई हैव सफर्ड एंड मेरे कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हुआ है, नाउ आई वांट कंपेंसेशन। सो ये जो प्रोसेस है, मतलब कंप्लेनेंट ने कंप्लेन किया टू अ कमीशन that his consumer rights have been violated and he wants a compensation। तो जैसे ही कंपेंसेशन का क्वेश्चन आता है वहाँ पर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन अराइज होता है। मतलब ये जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन है ये एक तरह का एक्शन है जो अराइज हो रहा है कंप्लेनेंट के द्वारा अगेंस्ट अ मैन्युफैक्चरर और अगेंस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर। तो सिंपली ये है कि उसके अगेंस्ट कंप्लेन की गई है, ठीक है, किसी डिफेक्टिव प्रोडक्ट के रिगार्ड में उसके अगेंस्ट कंप्लेन की गई है, और ये एक चैप्टर इसके ऊपर डेडिकेटेड बना हुआ है। अब कब कब लाइबिलिटी आएगी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की, तो सेक्शन 84 में ये दिया गया है कि सेक्शन 84 में कब कब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के ऊपर लाइबिलिटी आएगी। अब जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं कि उसके डिज़ाइन में डिफेक्ट है, उसके प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या फिर जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं मैन्युफैक्चरिंग की उससे डेविएशन है, वैसा नहीं फॉलो किया गया है। तो ऐसे करके 84 के अंदर बाकी चीज़ें दी गई हैं। और उसी तरह सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी सेक्शन 85 में कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं कि कहाँ पे उन सर्विस प्रोवाइडर की जो सर्विस हैं उसको माना जाएगा कि दैट आर नॉट एट पार, एंड वहाँ पर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन अराइज होगा। विच मीन्स कि सिंपली कि आप जो सर्विस दे रहे हो, आप जो गुड्स दे रहे हो वो अप टू द मार्क नहीं है और कंज्यूमर का राइट वहाँ पे वायलेट हुआ है। नाउ द कंज्यूमर हैज़ फाइल्ड अ कंप्लेंट और वो कंपेंसेशन मांग रहा है। तो ये जैसे ही एक्शन अराइज होता है इसी को कहते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। तो ये अलग अलग कैटेगरी के जो सेलर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके रिगार्ड में बताया गया है कि कब कब उनकी लाइबिलिटी अराइज होगी, कब आपकी जवाबदेही एक्टिव होगी, कब कब आपको आंसर करना पड़ेगा, कब कब आपको कंपनसेशन देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं सेक्शन 84, 85, 86 में। और इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो सेक्शन 87 में दिए गए हैं। तो इनको आप देख सकते हो कि ये कब नहीं किया जाएगा, कब उस लाइबिलिटी को नहीं माना जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज पहले हम लोगों ने कर लिया है।